बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम हमारा ये होता है हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे, जिसमें मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूँ। अगर आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर स्टूडियो का इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी प्रॉब्लम के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल कोशिश करें कि मुख्तसर रखें। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स और इनफैक्ट जो कॉलर्स हमें कॉल करने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में, हम उन सब से बात कर सकें। अगर आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात होती है तो उसके बाद भी मैं यही कहता हूँ कि बेहतर ये होता है कि अपना केस डिटेल में जाके ज़रूर किसी वकील से डिस्कस कर लिया करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें प्रोग्राम के बाद तो मेरा ईमेल एड्रेस ब्रेक में जब हम जाते हैं तो उस स्क्रीन पे आता है, और इसी तरह जब प्रोग्राम के आखिर में जब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला होता है तो मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आता है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के कवानीन जो यूके में वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं, ब्रेग्ज़िट के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं या आएंगी, तो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते भी हैं। और आइंदा भी ख़ास तौर पे अभी कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है, मार्च 2019 में, एंड ऑफ मार्च, जबकि जो प्लान डेट है कि जिसमें यूके EU से निकलेगा, तो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है। इस सिलसिले में अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि विड्रॉल बिल जो हमारी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हैं उन्होंने EU से एग्री किया है। वो EU से जो है वो डील एग्री की है विड्रॉल, लेकिन अभी वो यूके के पार्लियामेंट से उसको थ्रू होना है। तो जब ये सारा कुछ फ़ाइनल होगा तो इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम में एक डिटेल प्रोग्राम हम करेंगे, उसमें मैं सारा बताऊंगा जो फ़ाइनल एग्रीमेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा हो रहा होगा। इमिग्रेशन कवानीन से मुतल्लिक़ नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। स्टूडियो का इसी नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो। Hello. जी हेलो। Sir, I've got two questions. Yes, go on. What's your name? My name is Jay. All right, Jay. Yeah, what's your question? I'm currently on Tier 2 visa. I made an application for indefinite leave to remain premium appointment at the Croydon office last week. They put my application on further inquiries, so they didn't give me the answer straight away. Now I've got another job offer from a different company, and they also are willing to. They've got a license for sponsorship. Now, the first question I've got is, can I accept the offer? Considering my application is still my passport and my application is still with UKBA, I haven't heard back anything. I'm in a position to accept the offer. Well, and join them. The first thing is, in terms of your application, is it with your current employer or is it with the new employer? So the offer I've got is a completely new employer. No, I'm not talking about the offer. I'm talking about the application that you currently have with the Home Office at the premium service. Was that with your current employer or was it new? Yes, current employer. Okay. Well, I don't see any problem in you accepting the offer, but then at the same time you have to notify the Home Office, and your new employers cannot take you on until you have got Tier 2 leave, on the base of their sponsorship. So what will happen? I'll have to make a new application to UKBA, or because my application is still with them, or withdraw my application and apply fresh? Well, I mean, the thing is, I don't know about your occupation, but generally speaking, if your sponsor has offered you an employment, they must have done their resident labor market test, they must have advertised and all that. If they can give you a certificate of sponsorship, then instead of withdrawing your application, you can vary your application as well. Same application that is currently outstanding, you can vary that. But if they can't give it to you straight away,
maybe you will have to withdraw your application and submit a new application. So I think you will have to discuss the matter in detail with a solicitor. Unfortunately, I won't be able to discuss all that on the TV show. If you want to contact me, I can certainly discuss it in detail with you, or you can go to any solicitor, but it requires further discussion. Thank you very much, Mr. J. बहुत शुक्रिया. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? इमरान बोल रहा हूँ सर. मेरा सवाल ये है जी, मैं स्पाउस वीज़े पे था, तो मैंने 2016 में स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया. इसमें हेल्थ के लिए तो जो मेरी पहली एप्लीकेशन थी वो इनवैलिड होके वापस आ गई. सॉरी, आपने 2016 में स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया, फिर क्या हुआ? मैं पहले भी स्पाउस वीज़े पर मैंने स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन अप्लाई की थी 2016 में. जी जी. तो वो पहली एप्लीकेशन मैंने हेल्थ चार्ज मिस कर दिया था. जो मेरी पहली एप्लीकेशन थी वो इनवैलिड होके वापस आ गई थी, और मैंने दोबारा सोलिसिटर से मिल के दोबारा अप्लाई किया, तो वो मेरी दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने होम ऑफिस वालों ने रिफ्यूज कर दी कि आपकी एप्लीकेशन आउट ऑफ द टाइम है. इस मैटर को मैंने जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया. तो जब जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया तो होम ऑफिस ने विड्रॉ कर दिया. कहते थे वो आपको 10 डिसीजन देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे इन कंट्री राइट ऑफ अपील दे दिया. उस मामले को मैंने फर्स्ट राइट ट्रिब्यूनल में मैंने चैलेंज किया, और फर्स्ट राइट ट्रिब्यूनल में मैंने अपील विन कर ली इस अक्टूबर में. तो अब वो होम ऑफिस ने फर्दर चैलेंज तो नहीं किया. मेरा सवाल ये है कि अब मुझको कौन सी कैटेगरी का वीजा देंगे, और ये प्रोसेस कब तक BRB कार्ड मुझे मिल? देखें, अगर आपकी स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन जो है अपील ही अलाउ हुई है, तो आपको वीज़ा तो फिर स्पाउस वीज़ा ही मिलेगा. अगर आपकी जो है, क्योंकि देखें ना, उसमें अगर आपका जो 5 ईयर्स रूट पे आप पहले थे, अगर अपील भी आपकी 5 ईयर रूट पे ही अलाउ हुई है, तो फिर आपको वही स्पाउस वीज़ा और वही कंटिन्यूस उस पर चलेगा मामला. तो वो तो देखना पड़ेगा कि कोर्ट का डिसीजन इस सिलसिले में क्या है. बेहतर है किसी वकील को जाके वो दिखा दें. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो हेलो हेलो. हेलो हेलो. हेलो, जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन बोल रही हो? क्या सवाल है आपका? जी मैं मिसेस फैसल बात कर रही हूँ लंदन से. जी बोलिए. तो मेरे पास भी स्पाउस वीजा के मुतालिक ही कुछ क्वेश्चन हैं जी, प्लीज. जी जी बोलिए. अच्छा जी, मुझे सुनने में आया कि थोड़ी चेंजिंग्स हुई हैं. जैसे पहले 6 मंथ के डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, तो अब मुझे सुनने में आया है कि अब 1 ईयर के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं. तो इसकी कंफर्मेशन करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्पाउस वीजे पे हैं, तो मैंने उनकी एक्सटेंशन ड्यू है फरवरी में. तो इस बारे में मैंने पूछना था. देखिए, जहाँ तक बात है रिक्वायरमेंट तो फ़िलहाल वही हैं. 6 मंथ से 1 ईयर की जो आप बात कर रही हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. अगर ऑब्वियसली क्योंकि बाज़ एम्प्लॉयमेंट में अगर वो इनकम वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल, यानी कि चेंज होती हो हर महीने, या आवर्स चेंज होते हो हर महीने, तो उसमें फिर आपको बाज़ केसेस में आपको साल की डिटेल्स देनी होती हैं. अगर आपकी जॉब चेंज हुई है, सैलरी चेंज हुई है उस हिसाब से, और वो इनकम की रिक्वायरमेंट आगे पीछे हुई है, तो उसमें भी साल की रिक्वायरमेंट होती है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में साल की रिक्वायरमेंट होती है. डिपेंड करता है कि क्या नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन जनरली स्पीकिंग रिक्वायरमेंट वही है फ़िलहाल. बहुत शुक्रिया मिसेस फैसल. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन बोल रही हो? क्या सवाल है आपका? जी, मैं शासिया बोल रही हूँ. मैंने सवाल करना था. 7 ईयर की बेसिस के ऊपर हमने अप्लाई किए ना. जी जी. तो 4 वीक के बाद उन्होंने फीस भी माफ कर दी, और दूसरे दिन उन्होंने फिंगर भी भेज दिए. तो आपके ख्याल से ये गुड चांस है जो फीस माफ कर दी, यानी इसके बाद भी ये कुछ रिफ्यूज भी कर सकते, या देखिए, फीस माफ़ का जहाँ तक बात है, तो उस फीस माफ़ी की आपने वो फ़ी वेवर की रिक्वेस्ट की होगी, तभी उन्होंने माफ़ की है. जी ये असालम पे है ना. जी जी हाँ. तो उसलिए क्योंकि आप असालम पे हैं, आपको नैस की सपोर्ट मिल रही होगी. अगर आपको नैस की सपोर्ट मिल रही है, तो फिर फ़ीस आम तौर पे माफ़ हो जाती है. इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि इसमें फ़ैसला जो है वो आपके हक़ में आएगा या अगेंस्ट आएगा. फ़ीस माफ़ी का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपको सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही, जो कि आपको मिल रही थी नैस की सपोर्ट. तो इस वजह से फ़ीस माफ़ हुई है. जी, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन सा बोल रहे हैं?
सर मैं इमरान बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि FLRFP 7 ईयर बेस के ऊपर फी वेवर के साथ अप्लाई किया था, तो उसके अंदर उन्होंने सवाल किया था कि आपके जो आपने अपनी सोर्सेज बताए हैं उस आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप फीस दें जी। उसका जवाब दिया है हमने और उसमें कहा है कि जो हमारे सोर्सेज नहीं है क्योंकि काम नहीं कर सकते, पैसे कम है। अब रिप्लाई हमने किया, अब इसके अंदर कितना टाइम लग सकता है फी वेवर के अंदर और कितने चांसेस होते हैं फी वेवर? देखें पहली बात तो ये बेस के ऊपर बच्चे का डाल जी, देखिए इमरान साहब, बात ये है कि कितना टाइम की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल में इसमें आपको उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक मरतबा आपसे इंक्वायरी कर ली है और आपने उसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब है कि वो आपका केस अंडर कंसिडर, वो फ़ी वेवर की जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर कर रहे हैं, तभी उन्होंने इंक्वायरी रेस की थी। तो मेरा ख्याल में जल्दी इसका जवाब आपको आ जाएगा। अब चांस क्या है तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो हर एक के पर्सनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से है, और होम ऑफिस को इस बात का सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं कि जी आप आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको फ़ीस माफ़ कर सकते हैं। लेकिन कितना चांस है वो तो हर एक के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी नदीम बात कर रहा हूँ सर मैं। जी नदीम साहब बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2015 में मैंने FLRFP अप्लाई किया था जी और वो रिफ्यूज्ड हो गया विद राइट टू अपील, और उसके बाद अपील के दौरान ही फर्स्ट ट्रिब्यूनल और सेकंड ट्रिब्यूनल भी मेरा रिफ्यूज्ड हो गया और 3C ब्रेक हो गया। और उसके बाद मेरे 10 ईयर्स कंपनी के लिए मुझे 6 मंथ चाहिए थे और मैंने वो वेरिएशन करके 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने ILR अप्लाई कर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कोई मसला तो नहीं होगा, मुझे कितने % चांस है कि मुझे ILR मिल सकता है? देखिए इसमें टेक्निकली आपकी जो आपने कहा है कि 3C लीव ब्रेक हो गई थी, जब आपकी 3C लीव ब्रेक हो जाती है तो वहाँ पे आपका टाइम रुक जाता है और आप विद इन 14 डेज़ अगर लॉन्ग रेजिडेंस की आपकी एप्लीकेशन होती, यानी कि 10 साल उस वक्त तक पूरे हो चुके होते आपके और आपको 14 दिन शॉर्टेज होते या 28 दिन शॉर्टेज होते, तो उसमें तो वो काम करामत आ सकती थी कि आपने एप्लीकेशन जो है वो कर दी और जो होम ऑफिस वो कंसिडर करता है कि जी हाँ जी लास्ट 10 ईयर्स आपके लीगल थे। लेकिन मसला आपके साथ जो मुझे लगता है, जो कि अक्सर लोग करते भी हैं, कि ऑब्वियसली चूँकि आपकी 6 महीने पहले 3C लीव ब्रेक हो गई, अभी तक आपकी एप्लीकेशन जो कि आपने वेरी की है उस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन होम ऑफिस ये कह सकता है, ये केस वर्कर ये कह सकता है कि चूँकि आपकी लीव 6 महीने पहले ब्रेक हो गई थी तो आप 10 ईयर्स की वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करते। लेकिन आपने आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सही किया है, इसमें वो जो केस वर्कर है उसकी डिस्क्रेशन है। उम्मीद करता हूँ नदीम साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सोहेल बात कर रहा हूँ मैं सर। एक फ्रेंड था उसका, अभी उसने मुझे फ़ोन किया था आपसे कुछ मशवरा करना था। जी। वो असल में ऐसा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आयरलैंड से वापस आ रहा था सुबह। जी। तो कोई रास्ते में पुलिस ने चेक किया तो वो ओवरस्टे था यहाँ पर, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उधर चला गया। तो वो वैसे ही यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे कोई 2-4 दिन के लिए। तो अभी उसको थाने में रखा हुआ है, उसका स्टेटस पीछे से पता करवाया तो वो ओवरस्टे था। तो अब मैक्सिमम क्या होगा, उसको या आयरलैंड डिपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे, कोई इसके बारे में बता सकते? क्योंकि उन्होंने अभी इन्फॉर्म किया था होम ऑफिस वालों को, तो वो शायद सुबह उसको अरेस्ट करें वहाँ से, थाने से। जी, वो तो थाने से अगर उन्होंने डिटेन किया तो वहाँ से वो करेंगे। देखें अगर तो आयरलैंड में उसका कोई केस चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आयरलैंड में उसको वापस भिजवा दें। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और वो यूके में पहले आया है, उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है यूके में और उसके पास पासपोर्ट खाली पाकिस्तानी है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो डायरेक्ट उसको अगर डिपोर्ट करें तो पाकिस्तान में ही डिपोर्ट करें। लेकिन अगर उसकी आयरिश गर्लफ्रेंड है तो ऑब्वियसली कोशिश की जा सकती है कि अगर वो ऐसी कोई रिमूवल ऑर्डर वगैरह देते हैं या रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो उसको रोका जाए। बेहतर ये है इस सिलसिले में कि अगर ऐसी कोई बात होती है और उनको डिटेन कर लेते हैं तो उनको बोलें कि वो किसी वकील से रब्ता करें ताकि उनका केस सही तरीके से लड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो गया। अभी अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो मेरा ईमेल जो है इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। एक ब्रेक पे हम जाते हैं और ब्रेक के बाद पे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ।
व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स दे रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी बोले। सर मुझे 15 साल हो गए इस कंट्री में आए हुए। जी जी। मेरे पास बेटी है 14 साल की, लेकिन मैं डिवोर्स हूँ। सॉरी, आपको 15 साल हो गए इस कंट्री में आए हुए, आपने फिर उसके बाद क्या कहा? तो मेरे पास बेटी है 14 साल की, लेकिन अपनी मम्मी के पास रहती है, लेकिन मैं डिवोर्स हो गई। जी। तो अभी मैंने होम ऑफिस में केस लगाया था अपना। जी जी। तो मैरिज करके आया था वैसे तो मैं यहाँ पर। तो अभी होम ऑफिस वालों ने मुझसे गवर्नमेंट मांगी थी पिछले 2 महीने पहले। तो पासपोर्ट, मैंने उनको पासपोर्ट सेंड किया था अपना। जी जी। तो उसके बाद अभी उन्होंने मुझे जैसे कौंसल टैक्स, फोन बिल्स, टेलीविजन लाइसेंस, जीपी लेटर्स, ऐसा कुछ मांगे। तो मुझे सभी कुछ देना पड़ेगा या कुछ उनमें से एक कुछ आइटम देनी पड़ेगी? देखिए, वो तो अगर उन्होंने मांगा है तो जो कुछ आपके पास है आप दे सकते हैं। लेकिन देखिए, आपका कोई केस होम ऑफिस में चल रहा है? हाँ, केस चल रहा है ना। मैंने अपना अप्लाई किया ना, वीजा के स्टे के लिए अप्लाई किया ना सर। अच्छा, अभी अप्लाई किया है तो बस ठीक है। फिर उन्होंने अगर उन्होंने आपसे मांगा है, उसमें से जो कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो दे दें, अगर आपका केस चल रहा है। एक्चुअली सर मैं तो किसी के घर पर रहता हूँ ना, तो मैं कौंसल टैक्स तो जैसे, तो मैंने इसीलिए ये कहा कि जो कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो दे दें। जो नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर उनको बता दें कि जी आप नहीं कर सकते, उसकी वजह भी बता दें साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चांसेस होते हैं जैसे स्टे लगने के लिए कुछ जैसे तक? देखें अगर आपका बच्चा भी है और प्रिज्यूमेबली आपकी वाइफ जो है वो ब्रिटिश हैं, बच्चा भी ब्रिटिश होगा, तो अगर बच्चा ब्रिटिश है और ख़ास तौर पे अगर बच्चे से आपका कांटेक्ट है, आप बच्चे से मिलते हैं रेगुलरली, तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको दे दें। अगर आपका कांटेक्ट नहीं है बच्चे से तो आपको चाहिए कि आप बच्चे से मिलें भी। वैसे भी अब चूँकि आप बाप हैं तो आपको मिलना चाहिए, तो उसका फिर उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा केस पे। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं फारूक अर्ज कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल था। जी जी बोलिए। अपनी वाइफ अप्लाई कर रहा हूँ 5 ईयर रूट्स पे स्पाउस वीज़ा इंडेफिनिट के लिए। जी जी। तो जब मैं अप्लाई करता हूँ ऑनलाइन, तो ये मुझे लगता है कि चेंजिंग आ गई है। तो उसके अंदर वो ऑप्शन पूछता है कि आप एग्जिस्टिंग से अप्लाई करना है या न्यू से अप्लाई करना है। अगर हम एग्जिस्टिंग जब सेलेक्ट करते हैं तो कोई प्रीमियम का कोई ऑप्शन नहीं देना। मेरा ख्याल है प्रीमियम में अप्लाई करना विंडो पे जाके। जी जी। अगर हम न्यू करते हैं तो वो न्यू जो लॉ चेंज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अगर हम प्रीमियम उसमें भी कर सकते हैं या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल आप अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं, इंडेफिनिट के लिए। अच्छा, आप सॉरी इनडेफिनिट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रीमियम सर्विस पे भी जा सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम कि फॉर्म में इस वक्त क्या, वो जो नया फॉर्म है उसमें क्या लिखा है नहीं, लेकिन बिल्कुल फैसिलिटी है। अगर आप स्पाउस वीज़ा की बेसिस पे ILR के लिए जा रहे हैं तो प्रीमियम सर्विस पे जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर जी, मेरा नाम शिराज हुसैन है। मैं अपने एक फ्रेंड के बिहाफ पे क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी जी जी। उनकी मिसेस का वीज़ा लगा था 26 नवंबर 2014 को। वो ILR उनके जो ताइवान डिपेंडेंट पे यहाँ आई थी, उन्होंने एंट्री की थी 22 दिसंबर 2014 को ना जी। जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने FLRM करवाया, उनके मियाँ को ILR लग गया था। तो फिर क्या हुआ कि अब उनका FLRM जो एक्सपायर होने जा रहा है वो 27 दिसंबर 2019 को है। तो उनके तकरीबन 5 साल भी कंप्लीट हो रहे हैं इसी में 2019 के दिसंबर में। तो क्वेश्चन ये था कि क्या वो एलिजिबल होंगी ILR के लिए कि नहीं, उन्हें मजीद एक एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी? देखें, उनके जो हस्बैंड हैं उनको ILR लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे मिला था कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम की बेसिस पे? लॉन्ग रेजिडेंस। हाँ, तो फिर उनको 5 साल FLRM पे कंप्लीट करने होंगे और फिर उसके बाद वो ILR के लिए एलिजिबल होंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शिराज साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरे मोहसिन बोल रहा हूँ न्यूकासल से। जी मोहसिन साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है जी। जी, पहला तो ये कि ये मेरे एक कज़न लगता है, कि मेरा कज़न है, वो 2012 में आया था। कहाँ? सॉरी 2012 में आया था? हाँ जी, 17 ईयर।
स्टूडेंट आया था जी जी। वो 17 ईयर उसकी एज थी, तो अभी उसको उसके बाद वो कॉलेज नहीं गया, कुछ भी नहीं, अभी वो इधर अपने रिश्तेदार के पास रह रहा है इधर। जी जी। तो अभी वो उसके दूसरा जो केस होता है वो सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई करने के लिए अभी, और इसको कितना वक्त देखें अगर वो 2012 में अगर वो आया था एज अ स्टूडेंट, तो अभी तो उसको आए हुए तकरीबन 6 साल हुए हैं, और ऑब्वियसली अगर वो आगे पढ़ा भी नहीं है तो वो ओवरस्टेयर है अभी, तो अभी तो उसको आए हुए 6 साल हुए हैं। अगर वो सिटीजनशिप के हवाले से आप देखें तो अभी वो इतने जल्दी वो सिटीजनशिप तो नहीं अप्लाई कर सकता। जो लोग यहाँ पे 20 साल रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इलीगल तरीके से, तो वो कहीं जाके अप्लाई कर सकते हैं कि उनको वीज़ा दिया जाए। वो आया तो 17 ईयर 17 साल का था, अंडर 18 था, तो ये मैटर करता है? नहीं 17 साल का भी था, अंडर 18 का भी हो, लेकिन अब उसको आए हुए यहाँ पे अभी तो अभी वो कितने साल का हो गया, तकरीबन 23 साल का हो गया ना, तो अभी हाँ 23 साल का हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ह्यूमन राइट्स प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे अप्लाई कर सकता है। अगेन डिपेंड करता है कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्या यहाँ पे उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उसके कौन कोई अकेला है, उसकी कोई फैमिली है यहाँ पे, वापस उसके पाकिस्तान में, ये तो मैं आपको जनरल से बता रहा हूँ ना, लेकिन वैसे इतना कोई स्ट्रॉन्ग केस ये नहीं बनता, डिपेंडिंग ऑन हिज सर्कमस्टांसेस। अगर उनकी पाकिस्तान में कोई मसला है जिसकी वजह से नहीं जा सकते, या कनेक्शन कोई नहीं है यहाँ पे, उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गए हैं, अगर किसी की यहाँ पे रिलेशनशिप हो जाता है, शादी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन खाली अगर वो अकेला है और वो आया है और 5-6 साल उसको यहाँ पे हो गए, तो उस बेसिस पे उसका काम यहाँ से फ़िलहाल उसका केस कोई नहीं बनता मजबूत। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो हेलो जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं? मिस्टर खान बोल रहे हैं, आपको जैसे आपने पूछना था। जी जी, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ। बोलिए कौन सा बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, हमारा मैरिज हुई को 2008 में हमारी मैरिज हुई थी। हमारे स्टेप 2 डॉटर है। जी जी। अभी हमारा उसके साथ झगड़ा चल रहा है, वो सेपरेट रह रही है, हम सेपरेट, हमारा वो फिनिश हो गया वीज़ा। हमारी अच्छी वेजेस है 18,000 पाउंड, बट आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं प्लीज कि आप कह रहे हैं 2000, आप आए कब थे यहाँ पे? 2006 में आए थे। पहले हमारी मैरिज हुई थी 2008 में। अच्छा 2006 में, एक सेकंड, मुझे खाली बताते रहे। जो मैं 2006 में आपके पास कौन सा वीजा था, किस वीजे पे आए थे आप? हॉलीडे मेकर वीजा था। उसके बाद आप कभी इलीगल नहीं हुए? मैरिज हमने की थी, अप्लाई किया था, बट उसने रिफ्यूज कर दिया। वो बेनिफिट होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया, यानी कि आप नहीं था जी, उसने रिफ्यूज कर दिया। होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया ना? हाँ जी जी। तो आपको कभी वीजा नहीं मिला फिर उसके बाद? हमारे पास टू स्टेप डॉटर थी, उसके बेस पे हमने 2.5 ईयर का वीजा दे दिया, उसने दे दिया होम ऑफिस में। हाँ जी, तो 2.5 का हमारे पास 2 बार हो गया। जी जी। अभी हमारा उसके पास थोड़ा झगड़ा चल रहा है, वो सेपरेट है, हमारे पास कोई लिंक नहीं है। हमारी 18,000 सैलरी है, हम अभी पोस्ट कर सकते हैं अभी? देखें, आपको जो वीज़ा मिला है ना, जो मुझे आप अंदाज़ा हुआ है, वो आपकी वाइफ और आपके स्टेप जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी बेसिस पे मिला है। अब अगर वो बच्चे आपके पास, अब वाइफ से अगर आप अलहदा हो गए हैं, तो उसमें आपके लिए मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपके वो जो थे, अगर वो स्टेप चिल्ड्रन थे, अगर तो बच्चों से आपका राब्ता है तो फिर चांस ज़रा बन सकता है। लेकिन आपको आए हुए भी, आप चूँकि 2006 में आए हैं, तकरीबन 12 साल हो गए हैं। आपका वीज़ा कब तक है? मेरा ख्याल में कॉलर जा चुके हैं। बहरहाल, अगर आपका वीज़ा अभी ख़त्म होने वाला है, आपको चाहिए कि फ़ौरन से पेशतर आप किसी वकील से रब्ता करें। इसमें देखना ये है कि आपके उसके अलावा और क्या कनेक्शंस हैं यहाँ पे। अगर आपकी वाइफ से आपकी अलहदगी हो गई, अगर आपको कोई और रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो उससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो सकती है। अब ये ज़रा आपकी सिचुएशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, डिटेल में बात करना इसमें मुनासिब होगा, तो बेहतर है
किसी भी वकील के पास जाके आप इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। अगर आप मुझसे भी रब्ता करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस अभी जब हम ब्रेक पे जाएंगे तब भी आएगा और प्रोग्राम के आखिर में भी आएगा, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने ये पूछना था कि 320 का जी जी मेरे टीवी की आवाज बंद है जी, आप बोलिए जी। मैंने कहा एक तो ये बताइएगा कि 320 का क्या हल है अगर लग जाए, और दूसरा ये कि टियर 5 जो है फार्मिंग वीजा पाकिस्तान से अगर कोई बंदा यहाँ आना चाहे उस पर आ सकता है यहाँ पर? देखें, जहाँ तक 320 की बात है तो वो तो हर एक के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि क्या उनकी केस की नोयत थी, क्या उसमें एविडेंस दिया गया था और किस वजह से उन्होंने लगाया है 320। उस हिसाब से फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। और जहाँ तक आप फार्मिंग की बात कर रहे हैं, आम तो बहुत मुश्किल है कि टियर 5 पे जो 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 ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से पाकिस्तान से जनरली स्पीकिंग कोई आ सके, लेकिन बेहतर है इस सिलसिले में आप किसी वकील के पास जाके डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मैं नाजिया बोल रही हूँ ब्लडफील्ड से। जाकिर साहब, मेरा आपसे ये सवाल था, मैंने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था कि मैंने बच्चे की बेस पर अपने हस्बैंड का वीजा अप्लाई किया था जी जी, इस महीने की 15 तारीख यानी नवंबर की 15 तारीख। तो हमने वन डे सर्विस यूज किया तो उन्होंने ये ऑप्शन लगाया था कि होम ऑफिस की कोई फीस रहती है 320 पाउंड, तो वो अदा करें। वो तो हमने अदा कर दी। अब कल यस्टरडे मंडे को उन्होंने जवाब दिया है, वो कहते हैं कि 480 पाउंड कोई और फीस है वो पे करें। वो भी हमने कल पे कर दिया है। तो अब और कितना टाइम लगाएंगे? 10 दिन में उन्होंने जवाब दे दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ। देखें, अगर आप प्रीमियम सर्विस पे गए थे, उन्होंने पहले आपको कहा कि फ़ीस पे करें, वो आपने पे कर दी, फिर अब मज़ीद भी उन्होंने कहा है कि फ़ीस रहती है तो वो भी पे कर दी। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, एक आध हफ्ते इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब अगले हफ्ते मैं प्रोग्राम में आऊँगा तो उस वक्त तक हो सकता है काम हो चुका हो, या 1-2 हफ्ते में हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मोहन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे ब्रदर इंडिया में रहते हैं, उनको मेरे को यहाँ विजिटिंग वीजा पे लेके आना है। तो सर जी क्या प्रोसेसर रहेगा और कितने दिन में काम हो सकता है, तो बताएंगे जरा प्लीज। देखिए, पहली बात, काम कितने दिन में हो सकता है? विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन तो बड़ी जल्दी डिसाइड हो जाती है, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला हो जाता है आमतौर पे। जो प्रोसेसिंग है वो यही है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वहीं पे इंडिया में सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन यहाँ से आप करवाना चाहें तो किसी वकील से के थ्रू सारी एप्लीकेशन वो तैयार भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपके जो भाई हैं उनको वहाँ पे अपना शो करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, कितने स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड हैं अपने मुल्क में, उस सिलसिले में उनकी फैमिली, उनके बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, जो भी सूरत हाल है, वो प्रॉपर्टीज़, सारा कुछ लगाना होगा। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ पे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये अपने मुल्क पे इतना स्ट्रांगली एस्टेब्लिश है कि इसको ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाके ये वहाँ पे रह जाए। फिर यहाँ से अगर आपने उनके ख़र्चे का बर्दाश्त करना है और आपने उनको स्पॉन्सर करना है तो आप यहाँ से स्पॉन्सरशिप भी भिजवा सकते हैं अपने, फिर एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लगा के। उम्मीद करता हूँ मोहन साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बेहतर है अगर आपने मज़ीद जी प्लीज सर, यहाँ का कितना क्या बताना पड़ेगा सर जी? देखिए, यहाँ अगर आपने स्पॉन्सर करना है तो फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी पे स्लिप्स, अपने, अगर आपके घर में आके रहना है तो घर के डॉक्यूमेंट, कि आपने ये अगर कह रहे हैं कि जी मेरे पास वो आके रहेंगे और मैं उनका सारा खर्चा बर्दाश्त करूँगा, तो आपके पास पैसे भी होने चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, आपके पास घर भी होना चाहिए जिसमें इनफ अकोमोडेशन हो। तो उस सिलसिले में सारी डॉक्यूमेंटेशन लगानी होगी। बहुत शुक्रिया मोहन साहब। मुझे बताया जा रहा है कि फिर वक्फे का टाइम हो गया है। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नाज़रीन नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। एक ब्रेक पे हम जाते हैं, आपके इधर जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हमारे आप प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं?
भाईजान मैं यहाँ से बोल रहा हूँ लंदन से। मैं स्पेनिश पासपोर्ट है मेरे पास और मेरे 3 बच्चे हैं, उनके पास भी स्पेनिश पासपोर्ट है जी। तो मेरी बीवी के पास है कम्युनिटी कार्ड 10 साल का स्पेन का जी। तो हमें यहाँ पे आए हैं, मुझे कौन कौन से पेपर चाहिए, उसके पेपर यहाँ पे होम ऑफिस में जमा कराने के लिए? देखिए मेन तो ये है कि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अगर ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो दैट्स इनफ टू। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब मिल जाती है या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे ख़ुद कोई काम कर रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप के पास क्या काम है, उस हवाले से क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, तो वो आपके काम पे डिपेंड करेंगे ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका एविडेंस आप लगाते हैं तो आप अपनी वाइफ को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको यहाँ पे 5 साल का वो रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, मेरा नाम शादी है। मुझे ILR के बारे में क्वेश्चन करने थे। जी बोलिए। मुझे अभी 10 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो सारे टाइम में मैं लीगल रही हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि 10 साल की एम्प्लॉयमेंट के सारे पेपर्स आपको शो करने होते हैं कि आप 10 साल से, क्योंकि मेरे पास 4 साल के तो हैं पेपर जहाँ पे मैं एक ही जगह पे काम करूँ, उससे पहले की डिटेल्स। देखिए जो 10 साल की बेसिस पे आप जा रही हैं 10 years ऑफ लॉफुल रेजिडेंस, तो उसमें आपने अपना लॉफुल रेजिडेंस प्रूव करना है। यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि आप यहाँ पे 10 साल से लीगली रह रही हैं। उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 10 साल से काम भी कर रही हों। तो अगर आपके पास अपने काम के डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं तो लगा सकती हैं, नहीं हैं तो उसमें कोई ऐसी एज लॉन्ग एज आप कोई इमिग्रेशन कंडीशन ब्रीच ना करी हो। जी अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एक सेक्शन 322 है, उसके लिए जो है वो ILR रिजेक्ट कर देते हैं। जी जी। तो उसमें मैंने ये पूछना था कि मेरा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मैंने 5 साल पहले 1 साल सेल्फ एम्प्लॉयड काम किया था, तो टैक्स रिटर्न किया था, तो उसमें कोई मिस्टेक्स थी जो उन्होंने फिर करेक्ट कर दी, लीगल अमेंडमेंट थी। तो ये तो अफेक्ट नहीं करती है? एज लॉन्ग एज देखिए जेन्युइन मिस्टेक होना और इंटेंशनल होना दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जेन्युइन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। जब आपको मिस्टेक का एज सून एज पॉसिबल पता चलता है, आप उसको रेक्टिफाई कर देती हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर जेन्युइन आपकी सिचुएशन है तो उसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब किसी अकाउंटेंट के पास जाके कोई ऐसा अपनी टैक्स हिस्ट्री वगैरह लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको कोई ये प्रूफ नहीं करना कि आपने 10 साल यहाँ पे काम किया, आपकी इतनी इनकम थी, इतनी इनकम होनी कोई ज़रूरी नहीं थी। आपने यहाँ पे अपनी लॉफुल रेजिडेंस प्रूफ करना है। आपने ये प्रूफ करना है कि आपने यहाँ पे रहते हुए कोई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच नहीं की, और उसके अलावा लाइफ इन द UK और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मिसेस शाहिद बात करी मैनचेस्टर से। जी बोलिए। पहले तो थैंक यू, आप बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपकी कहने का। गाइड करते हैं। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2009 में यहाँ आई थी इंग्लैंड में एज स्टूडेंट। उसी स्टूडेंट वीजे के अंदर मैंने असाइलम अप्लाई किया था, मतलब यहाँ आने के 6 माह बाद। जी जी। उन्होंने मुझे कहा था आपका ये वीजा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट का, और असाइलम फिर मैंने किया, मेरा रिफ्यूज हुआ। फिर हाई कोर्ट में गया, फिर मतलब कोर्ट्स में चलता रहा, अप टू यूरोपियन कोर्ट तक गया। फिर 2013 में मुझे कोई ऐसा, मतलब जब मेरा यूरोपियन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, उसके बाद मुझे कोई ऐसा लेटर नहीं आया कि आप इस कंट्री को छोड़ दें। मैं तो वेट कर रही थी शायद इस तरह का लेटर आएगा तो हम मतलब चले जाएंगे, अगर नहीं दिया तो। तो यूरोपियन कोर्ट के बाद फिर उन्होंने 10-20 डेज के बाद ही इन्होंने हमें आउट ऑफ द रूल जाके स्टेटस दे दिया। तो अभी मेरी एक एक्सटेंशन हो चुकी है। मुझे ये पूछना है 2009 से 2019 तक में इस 10 years में आता है? नहीं, आप नहीं आती। असाइलम का जो पीरियड होता है वो लीगल कहलाता है? नहीं आप नहीं आएंगी। 2009 से 19 में मुझे 10 साल तो जी मैं एलिजिबिलिटी है, या मुझे यही 2.5 years के 10 साल पूरे करने पड़ेंगे? देखिए मिसेस शाहिद, आप उस 10 years लॉफुल रेजिडेंस में नहीं आएंगी। वो इसलिए कि जब आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था, आपने स्टूडेंट वीज़ा के होते हुए उसकी ड्यूरेशन में ही आपने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन वो आपका असाइलम रिफ्यूज़ हो गया।
फिर जब आपका असाइलम रिफ्यूज़ हुआ उसके बाद आपका जो भी अपील प्रोसेस है उसमें आपकी अपील सारी रिफ्यूज़ हो गई, तो आपका वो जो स्टेटस है वो नहीं था आपके पास। आपके पास जब अपील रिफ्यूज़ हो जाती हैं, आप जो टाइम यहाँ पे आप गुजार रही होती हैं वो एज एन ओवर स्टेयर होता है। फिर आपने बताया कि आप इवन यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गई, वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो गया, तो उसके बाद भी आपके पास कोई वीज़ा कोई नहीं था, और फिर उसके कुछ अर्से बाद आपको इन्होंने यहाँ पे आउट ऑफ द रूल जाके वीज़ा दिया। तो आपका गैप आ रहा है, और जब आपके गैप्स होते हैं तो फिर उसमें वो 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस आपका वो नहीं उसमें आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको वो जो 2.5 ईयर्स का वीज़ा मिला है उसी में कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो आपने मुझे बात बताई है सिचुएशन, उस हिसाब से आपको उसी में 10 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं अली बोल रहा हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई करना है पाकिस्तान से। जी जी। तो ये पूछना था कि मैंने यहाँ से अप्लाई करना है या पाकिस्तान से करना है, और मेरी वेजेस जो है 22 से ज्यादा है थोड़ी, तो ये इनफ है या कम है? देखें जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है तो वो तो 18,600 है। अगर आप खाली अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, आपकी 22 है तो दैट्स इनफ। जहाँ तक अप्लाई करने की बात है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, बेहतर होता है यहाँ से आप अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स यहीं पे सबमिट होते हैं शेफील्ड में, तो बेहतर है यहीं से आप अप्लाई करें। एक तो ये कि यहाँ पे जो वकील होते हैं उनको पता होता है यहाँ पे आम तौर पे कि स्पाउस वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन। तो बाकी अगर वो पाकिस्तान में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं जी, वीजे का टाइम लिमिट जो उनका कोई क्या मतलब टाइम लिमिट, वो कितने देर में वो दे देते हैं वीजा? अच्छा, देखिए आमतौर पे 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है आमतौर पे। बहुत शुक्रिया अली साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी इरफान बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी इरफान साहब बोलिए, क्या सवाल है? हाँ, ये पूछना था कि मेरा अभी मुझे वीज़ा मिला है 2.5 ईयर का शादी की बेस पे। जी जी। तो मुझे 10 ईयर के रूट पे उन्होंने किया है जी। तो अभी पहला ही वीज़ा से चल रहा है, अभी 6-8 माह हुए हैं इस वीज़े को इशू है। जी जी जी। तो मेरी वाइफ भी काम नहीं कर रही, तो मैं भी टेक में काम करता हूँ, कभी मिल जाता है कभी नहीं। पेपर में अभी तक शो नहीं किया। जी 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 जी। तो इसके लिए पूछना था कि अगर अगली एक्सटेंशन में इसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए आपको चूंकि उन्होंने 10 ईयर्स रूट पे दिया है तो अगर ऑब्वियसली काम कर रहे हो तो बेहतर है, आसानी से एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खासा आप उस वक्त काम नहीं कर रहे, नहीं मिला हुआ है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो चूंकि ऑलरेडी आपको 10 ईयर्स रूट पे डाला हुआ है तो इसलिए मेरे ख्याल में आपकी एक्सटेंशन एज लॉन्ग एज आप लोग इकट्ठे रह रहे हों, आपकी मैरिज जो है वो कायम दायम हो, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ कानून बदलते रहते हैं, अभी तो बड़ा टाइम रहता है, अभी आपको 6-7 महीने हुए हैं, अभी 1.5-2 साल रहते हैं आपके वीज़े की एक्सटेंशन में। तो बेहतर होगा कि वीज़ा ख़त्म होने से 6-8 महीने पहले आप किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं शकील बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। मैंने आपसे एक्चुअली 2 सवाल पूछने। जी बोलिए। मैं यूरोप से यहाँ पर मूव हुआ हूँ, तो मैंने अपनी फैमिली का अप्लाई करना है पाकिस्तान से जी। तो उसके लिए मुझे यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स भेजने, क्या वो टेस्ट किसी लॉयर वगैरह से टेस्ट लीगलाइज करा कर भेजने या इसी तरह भेजनी फोटोकॉपीज, या फिर मुझे अपनी कंपनी का जो मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप से, वो मुझे क्या देखिए जो चीज़ें यहाँ से ओरिजिनल भेजनी या फिर कॉपी? जो चीज़ें यहाँ से आप भेजेंगे या तो वो ओरिजिनल भेजेंगे या फिर वो सर्टिफाई करा के भेजें किसी लॉयर से टेस्ट करा के। अगर कॉपीज़ भेज रहे हैं तो बेहतर है कि वो टेस्ट करवा के भेजें, लेकिन अगर ओरिजिनल है तो दैट्स फाइन। बहुत शुक्रिया शकील साहब जी। एक और है मेरा सवाल जी, जो आदमी इधर 10 साल से रह रहा है तो उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है या क्या कोई प्रोग्रेस है? 10 साल से लीगली रह रहा है? नहीं, उसके पास कोई इस वक्त कोई देखें, अगर जो आदमी 10 साल से रह रहा है उसके पास कोई स्टेटस नहीं है तो वो फिर उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि उसके क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जिसकी वजह से उसको यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। अगर उसकी यहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली एस्टेब्लिश लाइफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप है, फैमिलीज़ हैं, अगर कोई बच्चा उसका हो गया है जो कि
ब्रिटिश है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली उससे वो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस उसके राइट्स जो हैं वो जितने उसके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लाइफ जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी एप्लीकेशन होगी। फिर पीछे बैक होम उसकी क्या सिचुएशन है, उसके क्या टाइज़ हैं, वहाँ पे कोई कनेक्शंस हैं नहीं है, ये सारे को देखा जाता है। तो ये जो आम तौर पे ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें वो प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो बेहतर है कि इस सिलसिले में किसी वकील से जाके डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस आपको फिर एडवाइस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मैं नसरीन बोल रही हूँ लिवरपूल से। मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन करना चाह रही थी आपसे। जी बिल्कुल पूछें। मैं लीगल तरीके से 9 ईयर यहाँ से हूँ यूके में, तो क्या मैं 10 ईयर के बाद अप्लाई कर सकती हूँ? एज ए डोमेस्टिक वर्कर हूँ, मेरा वीजा लगता है एवरी ईयर, और मैं अगर अपने अकाउंट में 18,000 रखती हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे 10 साल लीगल तरीके से गुजार लेती हैं कंटिन्यूसली, तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जी, मैं प्रॉपर लीगल तरीके से रह रही हूँ और मेरा वीजा एवरी ईयर लगता है। जी, तो अगर एज लॉन्ग एज वही मैंने बताया कि आप प्रॉपर लीगल तरीके से यहाँ पे रह रही हैं, 10 साल जब आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं मिस्टर शाह बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरे 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं ये प्रीमियम सर्विस बुकिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दिन रात चेक करते हैं, होती नहीं है, और ये सुना है कि ये वेबसाइट पे उनकी आ रहा है कि 29 नवंबर से ये खत्म हो रही है। तो कल देखिए ये तो मुझे जी देखिए ये तो मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि 29 नवंबर से ये ख़त्म हो रही है, लेकिन बहरहाल ये मुझे ज़रूर आइडिया है कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसमें फ़िलहाल तो आप यही कर सकते हैं कि इसमें आप रेगुलरली कोशिश करते रहें कि आपको टाइम जो है वो मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम सईद है जी। तो मैंने ये 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी के बारे में पूछना था कि मैं 2000 आया था 11 में स्टूडेंट ना जी जी। तो मैंने 11 में शादी करके तो इन टाइम एप्लीकेशन की थी, तो 2 साल का स्पाउस वीज़ा मिल गया था जी जी। उसके बाद फिर मैंने इन टाइम एप्लीकेशन की, सेटलमेंट एम अप्लाई किया, तो जब वो पेंडिंग था सेटलमेंट एम, वो कोई 1 साल पेंडिंग रहा और हमारी उस दरमियान लड़ाई होगी तो हम सेपरेट हो गए। तो वो एप्लीकेशन से वो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। जब हम सेपरेट हो गए तो हम नहीं जा सकते थे, फिर वो रिफ्यूज हो गई जी। तो वो जिस दिन मुझे रिफ्यूजल मिली मैंने उसी दिन FLRFP उनको सेंड कर दिया। हमारा एक बच्चा था वो ब्रिटिश था, तो उसके बिहाफ पे मुझे आगे फिर 2.5 साल का मिल रहा है जी जी। क्या ये मेरा कंटिन्यूसी पीरियड ब्रेक हो गया या स्टिल है? देखें, अगर आपको रेगुलरली वीज़ा मिलता रहा है, आपका जो आपने मुझे बात बताई है कि आपका वीज़ा रहता था जो सेटलमेंट का सॉरी जो स्पाउस वीज़ा, तो तब उन्होंने आपने नई एप्लीकेशन की थी या वीज़ा आपका वो ख़त्म हो गया था? अच्छा सही साहब, मुझे शायद आप जा चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर आपको कंटिन्यूसली वीज़ा मिलता रहा है, आपका वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर तो इशू जो है वो सीधा है कि आप की कंटिन्यूटी है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन की है, तो फिर थोड़ा सा इशू आ सकता है कि वो जब आपने एप्लीकेशन की उस वक्त अगर आपके पास वीज़ा नहीं था, तो इस चीज़ को ये होम ऑफिस कह सकता है कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी। हैविंग सेड दैट, चूँकि अगर वो कंटिन्यूटी ब्रेक भी हो गई थी, लेकिन अगर आपको उन्होंने वीज़ा दे दिया था फिर,
तो फिर आम तौर पे होम ऑफिस जो है इसमें केस वर्कर की डिस्क्रेशन होती है, लेकिन आम तौर पे वो आपके हक़ में एक्सरसाइज करते हैं और वो ये नहीं कहते। बेहतर है कि इस सिलसिले में किसी वकील से जाके डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त आज का ख़त्म हो गया, इससे मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, मेरा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मैं वीनस टीवी पे ट्यूसडे को शाम 6 बजे मौजूद होऊंगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।